हम रावलपिंडी में रहते थे। हमारे घर से थोड़े ही फासले पर एक खाली प्लाट था जहां पर हम हर शाम क्रिकेट खेलते थे। इस खाली प्लाट के एन सामने फायजा आंटी का घर था। वो लोग कुछ ही दिन पहले यहां शिफ्ट हुए थे। घर में अब तक हमने सिर्फ 2 मियाँ बीवी ही देखे थे। मियाँ जी तो सुबह सुबह काम को चले जाते थे और कहीं रात गए ही वापस आते थे। पीछे घर में ये खातून अकेली रह जाती थी और जिसका मशगला शायद लड़ाई था। उनके बाकी फैमिली मेंबर कहाँ रहते थे? फैमिली में और लोग थे भी कि नहीं, किसी को कुछ इल्म न था, क्योंकि ना तो वो किसी के घर जाना पसंद करती थी, ना ही उनके डर से कोई उनके घर जाता था। बैटिंग करते हुए अगर जरा भी जोर से शॉट लगती तो बाल सीधा आंटी के घर जा गिरता था। वो ना सिर्फ बाल वापस न करती बल्कि उल्टा बाहर निकलकर हमें खूब सलवातें सुनाती थी। हम लोग बातेरी कोशिश करते थे, मगर उसके बावजूद हर दूसरी शाम हमारा एक आध बाल उनके घर जरूर जा गिरता था, जो जाहिर है कभी वापस न मिलता था। इस तरह हम नए बाल खरीद कर आजिज आ चुके थे। आखिर तंग आकर हम लोगों ने ये फैसला किया कि जिसकी भी हित से बाल आंटी के घर जाएगी वही नया बाल खरीदेगा। इस फैसले के बाद हम लोग काफी मोहतात हो गए थे। पर कभी कभी बंदा जोश में आकर हिट लगा ही देता है, खासकर जब लिव्स बाल मिले तो। सो खुशकिस्मती आ बदकिस्मती से ऐसा ही एक दिन मेरे साथ भी हुआ। मैं बैटिंग कर रहा था, अब पता नहीं दोस्त ने जानबूझकर किसी और वजह से मुसलसल लिव्स बाली फेंकी। 1-2 बार तो मैंने लिहाज किया, फिर इस हरामी ने आखिरी बाल कुछ ज्यादा ही लिव्स फेंक दी और इतनी लिव्स बाल को देखकर मैं रह ना सका और बीट घुमा दिया। रिजल्ट वही हुआ जो होना चाहिए था। बाल ने जकंद भरी हुआ में उड़ा और उड़ते उड़ते सीधा आंटी जी के घर जा गिरा। शॉट लगाकर जितना मजा आया था, आंटी के घर बाल गिरता देखकर मैं इतना ही बेमजा हो गया। फैसले के मुताबिक अब मुझे नई बाल लाना थी और मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। उधर दोस्तों का इसरार बढ़ता जा रहा था कि मैं जल्दी से नया बाल लाऊं कि गेम शुरू हो, और उधर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी न थी। महल्ले के इकलौते दुकानदार ने भी हमारा उधार बंद किया हुआ था और किसी से उधार किया मांगता कि सबका हाल एक जैसा था। उधर सब मुझसे नए बाल का तकाजा कर रहे थे। आखिर मैंने सोचा कि नया बाल तो मैं लाने से रहा, चलो आंटी के घर जाकर बाल मांगते हैं, क्या पता बाल मिल ही जाए। वैसे भी अगर यहाँ खड़ा रहा तो ये लोग जान को आ जाएंगे। ये सोचा और आंटी के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर डरते डरते आंटी के घर की घंटी बजाई। दरवाजा आंटी ने ही खोला और हसब आदत खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा और फिर सख्त आवाज में बोली, क्या बात है? इसके लहजे की फुंकार सुनकर एक बार तो मेरी जान ही निकल गई, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके कि इसके सिवा कोई चारा ना था, बोला, वो आंटी बाल आई है। ये कहते हुए मैंने बड़ा ही मस्कीन मुंह बना लिया और नजरें नीची करके खड़ा हो गया। अब मुझे नहीं पता कि उनको मेरी मस्कीन शक्ल पर रहम आया था या कोई और वजह थी। बहरहाल मैंने महसूस किया कि आंटी जी कुछ ढीली पड़ गई हैं। सो मैंने एक दफा फिर सारे जहान की मिस्कीनी अपने इकलौते मुंह पर तारी की और बड़े ही आजिजाना लहजे में दोबारा दरखास्त की कि प्लीज आंटी आज बाल दे दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अगर मैं बाल ना दूं तो मैंने कहा कि मुझे नया बाल खरीदना पड़ेगा और मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहली दफा मैंने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। वो कह रही थी, अभी तो महीना शुरू ही हुआ है और तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? क्या तुम्हें जेब खर्च नहीं मिलता? तो मैंने जल्दी से कहा, वो तो जी सारे का सारा खर्च भी हो गया है, बल्कि थोड़ा उधार भी चढ़ गया है। इस पर वो थोड़ा हैरान होकर बोली, खर्च हो गया है? पर वो कैसे? वो मेरी हालत एक्टिंग देखकर खासी महजूज हो रही थी। वैसे भी मैं इस टाइम खासा कंफ्यूज था, सो घबराहट में बोला, वो जी। ये सुनकर वो कदरे गुस्से से बोली, जल्दी बोलो कैसे खर्च हुए पैसे? उनका डर तो पहले ही दिल में बैठा हुआ था, सो मेरे मुंह से जल्दी में सच्ची बात निकल गई और मैंने कह दिया कि वो जेब खर्च से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सालगिरह का तोहफा ले दिया था। मेरी बात सुनकर वो बड़ी हैरानी से मुझे देखने लगी और बोली, ओ फिर तो प्रॉब्लम है। फिर कहने लगी, ओके इंतजार करो, मैं बाल लाती हूँ, और खुद घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो इसके हाथ में बाल थी, जिसे देखकर मेरी जान आई। इसने मुझे बाल देने से पहले कहा, फर्ज करो अगर मैं तुमको बाल ना देती तो तुम किया करते?
तो मैंने जवाब दिया, किसी ना किसी तरह नया बाल खरीदता। और उसके बाद फिर 3-4 दिन तक रोजाना आपकी घंटी बजाकर भाग जाता। यह भी हमारी टीम का फैसला था। मेरी बात सुनकर वो दोबारा हैरान हो गई और बोली, अच्छा तो जिसको बाल नहीं मलती वो ये काम करता है। फिर उसको पता नहीं क्या ख्याल आया, बोली, ओ अच्छा अच्छा तो ये चक्कर है। इसके साथ ही इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर मुझे कुछ न कहा और बाल मेरे हाथ में पकड़ा दी। जब मैं बाल लेकर वापस जाने लगा तो वो बोली, सुनो। मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, अपने दोस्तों से कह दो कि आइंदा हमारी घंटी ना बजाया करे। मैं बाल दे दिया करूंगी, पर मेरी एक शर्त है, और वो ये कि बाल लेने सिर्फ और सिर्फ तुम ही आओगे। मैंने कहा, ठीक है आंटी, सिर्फ मैं ही आऊंगा, और वहां से चला आया। वापस आकर जब मैंने दोस्तों को ये बात बताई तो वो बड़े खुश हुए। पर मेरी जान मुसीबत में आ गई थी, वो इसलिए कि जब भी बाल गिरती मुझे ही जाना पड़ता, और वो अमूमन 2-4 सुनाकर ही बाल मुझे देती थी। रोज रोज के इस आने जाने से अब मेरी फायजा आंटी के साथ पहले तो अच्छी हेलो हाय हुई, फिर कुछ कुछ फ्रेंडशिप भी हो गई थी। गाहे गाहे अब वो बाल देते हुए मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछ लेती थी, और मैं भी उनको सच सच बता देता था। इस तरह कुछ दिन बाद हमारी गुपशप थोड़ी और बढ़ गई थी। अब कभी कभी वो मुझे कोल्ड ड्रिंक की भी ऑफर देती थी, और बाज दफा तो मैं खुद भी उनके घर के अंदर जाकर बाल ले आता था। हाँ, मगर एक बात थी, वो ये कि जिस दिन ने खेलने न जाता और बाल उनके घर चली जाती तो वो मेरे सिवा किसी और को हरगिज हरगिज बाल ना देती थी। सिर्फ और सिर्फ मैं ही उनके घर से बाल ला सकता था। एक दिन की बात है कि जब मैं उनके घर से बाल लेने गया तो वो काफी घबराई हुई लग रही थी। मैंने उनके चेहरे का रंग देखकर पूछ ही लिया कि आंटी खैर तो है ना? तो वो घबराहट में बोली, अम्मी की तबीयत अचानक ज्यादा ही खराब हो गई है। उन दिनों उनकी मामा उनसे मिलने आई हुई थी, तो मैंने कहा, कोई दवाई वगैरह नहीं दी? तो वो कहने लगी, दवाई ही तो खत्म होने की वजह से उनकी ये हालत हो रही है। फिर बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे उनकी दवाई ला कर दे सकते हो। तो मैंने कहा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आप हुक्म करें कि कौन सी दवाई लानी है, मैं मिनटों में ला देता हूँ। तो वो कहने लगी, ये बहुत अर्जेंट मिसला है, प्लीज तुम 10-15 मिनट में दवाई ला सकते हो, क्योंकि इसके बाद उनकी तबीयत और ज्यादा भी खराब हो सकती है। इसलिए प्लीज जितनी जल्दी हो सके मुझे दवाई ला दो। और फिर मुझे जल्दी से एक कागज पर दवाई का नाम लिख दिया और एक बार फिर ताकीद की कि जितना जल्दी हो सके ये दवाई मुझे पहुंचाओ, कि टाइम बहुत कम है। मैंने उनके हाथ से कागज लिया। बाल में पहले ही सहन से ला चुका था। सौम्य ने जल्दी से कागज पकड़ा और वहां से दौड़ लगा दी। रास्ते में ग्राउंड पड़ता था, वहां बाल अपने दोस्त को दी और ये कहकर दौड़ लगा दी कि मैं आंटी के लिए मेडिसिन लेकर आता हूं। और फिर वहां से भागुम भाग मेडिकल स्टोर पर जा पहुंचा। उनको दवाई का कागज दिखाया तो पता चला कि उनके पास वो दवाई खत्म हो चुकी है। दूसरा स्टोर वहां से थोड़ा दूर था, सो अब मैं और भी तेज भागकर इस स्टोर पर गया। खुशकिस्मती से वो दवाई उनके पास मौजूद थी, चुनांचे मैंने जल्दी जल्दी दवाई ली और फिर वहां से फुल स्पीड से भागकर आंटी के घर पहुंच गया। वो दरवाजे पर खड़ी मेरा ही इंतजार कर रही थी। जब मैंने दवाई उनको पकड़ाई तो इस वक्त मेरा सांस धोनिकी की तरह चल रहा था। सख्त गर्मी लगी हुई थी और तेज सांसों के साथ साथ में पसीने में शराबूर था। आंटी ने मुझसे दवाई ली और फौरन अंदर अपनी अम्मी के कमरे में चली गई और जाते जाते मुझसे कह गई कि मैं ड्राइंग रूम में बैठ जाऊं और पसीना सिखाकर ही जाऊं। अब मैं ड्राइंग रूम में गया और पंखा फुल स्पीड पर करके सोफे पर बैठ गया, पर गर्मी फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, और खासकर मेरा नालों का अंडरवियर तो आग का गोला बना हुआ था। मैंने पहले तो अपनी शर्ट उतारी और सोफे पर एन पंखे के नीचे बैठ गया। इस वक्त जीन्स के नीचे पसीने से बुरी तरह भीगा हुआ था, जिससे मैं बड़ा तंग हो रहा था। अब मैंने ये सोचकर कि आंटी अपनी अम्मी के साथ बिजी होंगी, पेंट की जिप खोली और बिल्कुल पंखे के नीचे कर दी और कारपेट पर लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। मेरा ख्याल है कि 5-7 मिनट तक मैं ऐसे ही सांस लेता रहा। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अब मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर तक सोता रहा, और ये भी नहीं मालूम कि फायजा आंटी कब कमरे में दाखिल हुई। जब मेरी आंख खिली तो वो ड्राइंग रूम में मौजूद थी और सामने सोफे पर बैठी मेरी ही तरफ देख रही थी। और जब मेरी निगाह उनकी निगाह से मिली तो वो मुझे देखकर मुस्करा दी।
मुझे नहीं पता कि आंटी कब से वहां बैठी मुझे देख रही थी। फिर मैंने उनको देखकर उठने की कोशिश की तो मुझे उठता देखकर कहने लगी, काफी थके लगते हो, और फिर टाइम पर दवाई ला कर देने पर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी और बोली, अगर तुम भाग दौड़ ना करते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। फिर मेज की तरफ इशारा करके बोली, सामने मेज पर ठंडे शरबत का जुग और गिलास रखा है, उठकर पी लो। और फिर बड़े ही मानीखेज लहजे में बोली, लगता है तुमको बहुत गर्मी लगी थी। जैसे ही आंटी ने ये बात की मेरी निगाह अपनी पेंट की तरफ चली गई, जो कि इस वक्त मेरे घुटनों तक आई हुई थी। उनकी नजरों को अपनी तरफ पाकर मेरी तो जान ही निकल गई और मैंने फौरन ही ऊपर करने की कोशिश की। और उससे पहले कि मैं अपनी ऊपर करता वो बोली, ना ऐसा मत करो। मैंने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि तुम फौरन ही अपनी पेंट दुरुस्त करना शुरू कर दो। फिर बोली, मुझे पता है कि तुम काफी तेज भाग कर आए थे और इससे पहले तुमने 2-3 घंटे तक गेम भी खेली थी। सौगत सो कि यार ऐसा हो जाता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब तुम जल्दी से उठो और ठंडा शरबत पी लो। उनकी बात सुनकर मेरी कुछ जान नहीं जान आई और फिर मैंने उनसे पूछा कि अब आपकी अम्मी कैसी हैं? कहने लगी, ठीक हैं और दवाई खाकर सो गई है। अब मैंने दोबारा पहनने के लिए हाथ जैसे ही घुटनों तक लाने की कोशिश की तो वो खुद ही उठते हुए बोली, बैठे रहो, शरबत में ला देती हूँ। फिर वो उठी और जुग से शरबत का गिलास भर कर लाई। वो शरबत का गिलास तो मेरे हाथ में पकड़ा रही थी पर उनकी नजरें अभी भी मेरी तरफ थीं। तुम्हारे कपड़े अभी तक वैसे के वैसे भीगे हुए हैं, जरा पसीना सूख जाए तो बेशक पहन लेना। वो फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ये तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो मैंने कहा, वो जी मैं डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो वो मुस्करा कर बोली, कमाल है, ये तुम डर नहीं रहे तो फिर तुम्हारा रंग इतना क्यों उड़ा हुआ है? वो बात तो मुझसे कर रही थी पर उनकी नजरें सटिल मेरी तरफ थीं। आखिर मैंने सच्ची बात करने का फैसला कर लिया और बोला, आंटी मुझे अब से डर लगता है। तो वो थोड़ा हैरान होकर बोली, तुम मुझसे डरते हो? क्यों, क्या मैं कोई जिन हूं जो मुझसे डर रहे हो? फिर खुद ही हंस कर बोली, तुम मुझसे ना डरो, हम दोस्त हैं यार। हाँ मैं बहुत सख्त हूं और कुछ ब्लड प्रेशर की मरीजा भी हूं, पर मेरी सख्ती दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए तो ऐसी कोई बात नहीं। और आई थिंक ना ही मैंने कभी तुमसे ऐसी कोई सख्त बात की है। फिर मुस्कुराते हुए बोली, टेक इट इजी यार। बेशक मैं इस वक्त उम्र में कम था पर इतना भी कम नहीं था कि आंटी के इशारे ना समझ सकता। अब मैंने उनके हाथ से शरबत का गिलास लेकर उनका शुक्रिया अदा किया और शरबत पीते हुए उनसे बातें करने लगा। वो अब भी चूर नजरों से उधर ही देख रही थीं और फिर मैंने देखा कि अब वो अंडरवियर की तरफ देखने के साथ साथ वो बार बार अपनी जुबान खुश्क होते होंठों पर फेर रही थी और उनका रंग भी थोड़ा लाल हो रहा था। और अब मैं थोड़ा अलग, थोड़ा मुख्तलिफ सोचने लगा और उनकी ये हालत देखकर मस्त होने लगा। और फिर मैंने मैडम को थोड़ा तंग करने का फैसला कर लिया और ये सोचकर मैं जो बैठकर उनसे बातें कर रहा था, अब मैंने अपनी कोहनियां कालीन पर टका दें और नीम दराज होकर उनसे बातें करने लगा। और मैंने जानबूझकर ऐसे जाविये से नीम दराज हुआ कि मेरा सामान ऐन उनके सामने आ गया था, जिसे वो बार बार चूर नजरों से देखे जा रही थी। मैं उनको थोड़ा और तरसाना चाहता था। फिर मैंने उनसे पूछा, आंटी आप कितने भाई बहन हैं? मेरा सवाल सुनकर उन्होंने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। वो हम 5 भाई बहन हैं और सर झुका लिया। फिर कुछ देर तक कमरे में बड़ी ही गंभीर सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो तूफान आने से पहले छाया करती है। ये खामोशी हम दोनों के पेच वो खास सिग्नल दे रही थी जिसे समझ वो भी रही थी और मैं भी, पर दोनों अनजान बने बैठे थे। वो बदस्तूर निगाह नीचे किए गर्दन झुकाकर कालीन पर अपने पाँव का अंगूठा रगड़ रही थी। अचानक मुझे एक आइडिया सूझा और मैंने खामखा ही कह दिया कि लगता है आपको भी सख्त गर्मी लग रही है। मेरी बात सुनकर उन्होंने सर उठाकर एक नज़र मेरी तरफ देखा और बोली, गर्मी में गर्मी ही लगेगी ना, और क्या सर्दी लगेगी? फिर मैंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया और कालीन से ये कहता हुआ उठ गया कि आपको भी एक गिलास ठंडे शरबत की सख्त ज़रूरत है। और फिर जुग से शरबत का गिलास भरा और वो गिलास आंटी के पास ले गया। और फिर एक और ख्याल के तहत मैं उनके सामने कालीन पर लेट गया और उनसे जुमानी लहजे में पूछा, आंटी जी कुछ गर्मी कम हुई? वो भी मेरी बात की तह तक पहुंच गई और बोली, नहीं बल्कि कुछ और बढ़ गई है, और मुस्करा दी। अब सूरत हाल ये थी कि वो मेरे सामने सोफे बैठी थीं और मैं उनके बिल्कुल सामने कारपेट पर लेटा हुआ था।
फिर मैं थोड़ा खिसक कर सोफे के और करीब आया और अपनी एक टांग उठाकर उनके पास सोफे पर रख दी और फिर पूछा, एक गिलास और डालूं? ये कहते हुए खास कर उडालों ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर दिया और उसके साथ ही मैंने अपनी एक टांग सोफे पर रख दी। उधर वो भी मेरी बात का मतलब समझकर बोली, इस छोटे से गिलास से भला कहाँ प्यास बुझती है, पूरा जुग पुलाव तो बात बनेगी, और साथ ही मुस्करा दी। और अब मैंने अपना सोफे पर धुरा पांव धीरे धीरे सरकाना शुरू कर दिया। मुझे इस खेल में बड़ा मजा आ रहा था कि बज़ाहिर तो हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, पर अंदर खाते हम एक दूसरे के साथ सख्त छेड़छाड़ कर रहे थे। और मेरा ख्याल है अब वो भी मेरी तरह इस सूरत हाल का भरपूर लुत्फ ले रही थी, क्योंकि अब उनका चेहरा गिल गुलनार तो पहले की तरह ही था, पर अब वो नीचे नहीं देख रही थी बल्कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी। अब सूरत हाल ये हो चुकी थी कि जोश के मारे मेरा बुरा हाल था और मैं लम्हा बा लम्हा खुद पर कंट्रोल खो रहा था और मेरे हवास मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे। और मैंने उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। अब मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी, वो कह रही थी, क्या कर रहे हो? तो मैंने जवाब दिया। तो वो कहने लगी, ये ठीक नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी? तो मैंने कहा, गर्लफ्रेंड को कुछ पता चलेगा तो वो कुछ सोचेगी ना। तो वो सरगोशी की सी आवाज़ में बोली, फिर भी ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी आंटी हूं और तुमसे बहुत बड़ी भी हूं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सब करो और मुझे छोड़ दो प्लीज। तो मैंने सरहा झूठ बोलते हुए जवाब दिया कि आंटी वो मुझे ये सब नहीं करने देती। तो वो थोड़ा हैरान होकर कहने लगी, अच्छा, पर वो क्यों? तो मैंने एक और झूठ बोलते हुए कहा कि वो कहती है ये सब शादी के बाद करेंगे। तो वो कहने लगी, बात तो वो ठीक कह रही है ना? तो मैंने जवाब दिया, वो ठीक तो कह रही है, पर मुझसे रहा नहीं जाता, आप अब मना ना करो। तो आंटी बोली, एक शर्त पर। मैं जल्दी से बोला, जी बताएं। तो आंटी बोली, ये पहली और आखिरी बार होगा, इसके बाद मैं आपको नहीं करने दूंगी। और मैं जोश में बैठा था तो जल्दी से हाँ कर दी। इसके बाद वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसके बाद मैं तो दूर दूर रहता, लेकिन आंटी का अब फिर से दिल करता रहता था। खत्म शद।